तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस को। तो डेटाबेस को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में डेटाबेस की हमें नीड क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पाइथन को पढ़ रहे थे तो पाइथन को पढ़ते समय हम लोगों ने देखा कि जब हम कोई प्रोग्राम्स क्रिएट करते थे तो प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा था उसको हम लोग सेव नहीं करा पा रहे थे, मतलब वो सिर्फ कंसोल तक ही सीमित था। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता था हमारा जो आउटपुट था वो क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। फिर उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या लेकर आए हम लोग, फाइल सिस्टम लेकर आए थे, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा का आउटपुट कहाँ पर रख लेते थे, फाइल के अंदर। ठीक है, जब हम लोग अपने डेटा को फाइल में स्टोर करा पा रहे थे फिर उसके बाद भी डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी है। ठीक है भाई, डेटाबेस वही काम करता है, डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है, और फाइल भी यह काम करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, तो फिर दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि बेस्ट कौन सा है, डेटाबेस या फिर फाइल। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन उठता है। तो अभी हम लोगों के पास दो चीजें हैं, पहला फाइल सिस्टम, सेकंड डेटाबेस। तो डेटाबेस से पहले क्या है हमारे पास, फाइल सिस्टम, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को किसकी फॉर्म में सेव कराते थे, फाइल की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो फाइल सिस्टम था इसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को इजीली रिमूव नहीं करा पा रहे थे। मतलब क्या रखते थे हम लोग, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट होता है डुप्लीकेट लिख रहा है। ठीक है, और डेटाबेस हमको फंक्शनलिटी देता है कि हम लोग हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, साथ के साथ ये भी होता था कि सपोज करो अगर एक फाइल के अंदर थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ डेटा हमने स्टोर करा के रखा। ठीक है, और अगर आपको एक पार्टिकुलर डेटा फैच करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, कंप्लीट उस फाइल को ओपन करना होता था। ठीक है, लेकिन डेटाबेस से ऐसा कोई वो नहीं है। साथ के साथ ये भी था कि अगर सपोज करो हमारी फाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा डेटा था वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा करप्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल के जितने भी मॉडल डेटाबेस हैं वो हमको फंक्शनलिटी देते हैं कि आप अपने डेटा को पार्शियली, मतलब उसको हम लोग मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर करा कर रख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा कंप्लीट डेटा क्या हो, एक बार में डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, साथ के साथ इसको हम लोग ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो फाइल सिस्टम थी हमारा उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था एज कंपेयर टू डेटाबेस। ठीक है, तो इसीलिए फाइल सिस्टम को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, डेटाबेस से। तो डेटाबेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ये तो पता लग गया कि डेटाबेस क्यों है हमारे। तो डेटाबेस जो है वो फाइल सिस्टम के कंपेयर में काफी फास्ट है, इसको मैनिपुलेट करना, डेटाबेस को मैनेज करना काफी आसान बना देता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये डेटाबेस है क्या, डेटाबेस है क्या, इसको कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट डेटाबेस को। तो आप बोलोगे डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या बोलोगे, रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज किया वो है रिलेटेड डेटा। अब सपोज करो कि हमारे पास एक रेलवे की वेबसाइट, मतलब रेलवे है या स्कूल मान लो, स्कूल ले लिया, या हमने ले लिया IRCTC ले ली, ठीक है, या फिर हमने कॉलेज ले लिया। तो स्कूल का अपना खुद का एक डेटाबेस होगा, है ना, और इसका अपना खुद का एक डेटाबेस होगा, एंड कॉलेज का अपना खुद का एक डेटाबेस होगा। ठीक है, अब स्कूल डेटाबेस के अंदर क्या आपको रेलवे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। कॉलेज डेटाबेस के अंदर क्या आपको स्कूल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। भाई हर एक डेटाबेस के अंदर सिर्फ उसी से रिलेटेड डेटा मिलेगा जिसके बेस पे डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया है।
कि अगर सपोज करो हमने स्कूल का डेटाबेस क्रिएट किया है, तो इस डेटाबेस के अंदर हमको स्कूल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। अगर हम लोग रेलवे डेटाबेस की बात करें तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किससे रिलेटेड मिलेगी, हमको रेलवे से रिलेटेड मिलेगी। इसी तरीके से कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब इसमें डेटा जो हो सकता है वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो डेटा को कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट? मैं अगर बोलूं व्हाट इज डेटा, अगर मैं बोलूं यहाँ से व्हाट इज डेटा, तो डेटा को कैसे करो डिफरेंशिएट? डेटा इज अ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है हमारी? डेटा कहलाता है। अब हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर हो, किसी का नेम हो, एड्रेस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो हर एक इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है हमारे लिए? डेटा कहलाती है, ठीक है। तो ये तो डेटा हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा को क्या कराते हैं? स्टोर कराते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखा जाए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि डेटाबेस जो अलग कंसेप्ट हो जाता है, हमको सिर्फ एक माइस्क्यूएल पढ़ना है। तो आपको बस ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि डेटा क्या कहलाएगा हमारे? डेटा इज अ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जनरली जो डेटाबेस को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है उसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया है कि हमारे जो डेटाबेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के डेटाबेस होते हैं हमारे पास। पहला, बोलिए। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। बताओ भाई, कोई यार, किसी को नहीं पता? नहीं, एक है आपका सीक्वल और एक हमारा कहलाता है नोस्क्यूएल। मतलब कैसे कह सकते हो कि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, या आप कह सकते हो रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो मैं टेबल ही बोलता हूँ, एक्चुअली टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम लोग इसको एक वर्ड से डिफरेंशिएट कर देते हैं, टेबल। तो जब भी हम लोग रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते हैं वो कहलाता है हमारा सिक्वल डेटा, ठीक है। जो किसमें होता है? पैटर्न की फॉर्म में होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर डेटा होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा, STRUCTURED, स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और एक होता है नो स्क्यूएल, जो क्या कहलाता है हमारा? अनस्ट्रक्चर डेटा, STRUCTURED, क्या लिखा है? STRUCTURED लिखा है, STRUCTURED। चलो देख लेना स्क्रीन को भी। अनस्ट्रक्चर डेटा जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ही बोल देते हैं। ये सब लोग पढ़ चुके हो कलेक्शन, जिसमें हम लोग क्या यूज करते थे? मोंगोडीबी यूज करते थे। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से डेटाबेस आते हैं हमारे पास? ओरेकल आता है, ORACLE। इसी में आता है हमारा MySQL, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेस में, जो क्या करते हैं? टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करा के काम करते हैं। अगर हम लोग अनस्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोंगोडीबी, जो किसकी फॉर्म में करता है? डेटा को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर कलेक्शन। बट हम इसमें ध्यान नहीं देंगे, हम किस में ध्यान देंगे? स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो हम लोग किसको करेंगे टारगेट? MySQL को टारगेट करेंगे। चलो मोंगोडीबी और भी बहुत सारे हैं, बट जो पढ़ा है उसी को करेंगे टारगेट हम लोग। तो लिस्ट देख लेना, गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सो अगर हम लोग बात करते हैं MySQL की, MySQL, तो ये क्या है? हमारा एक तरह का डेटाबेस, ठीक है, ठीक है। अब डेटाबेस मैंने जैसे बताया आपको, ये समझाने की कोशिश की मैंने कि डेटाबेस क्या एक तरह का हमारा मैकेनिज्म है, जो क्या करता है? डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो हम लोग इसके अंदर डेटा को
इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। RETRIV रिट्रीव। जनरली क्या करोगे आप, डेटाबेस को या तो आप डेटाबेस में सेव कराओगे, या डेटाबेस से डेटा को फैच करोगे, या डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे, या डेटाबेस को अपडेट कर दोगे। ये चार ही काम करते हैं हम लोग जनरली डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि हम डेटाबेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब जैसे सपोज करो, जैसे मुझे इस मशीन से कोई काम कराना है, तो मशीन से काम करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं जो क्या काम करते हैं, एक GUI कराते हैं प्रोवाइड, जो हमें डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की कोशिश कराते हैं। जैसे विंडोज आ गया, पहले हम लोग कंसोल पे काम करते थे तो सारा वहाँ पे कमांड फॉर्म होता था, उससे पहले 0 और 1 की फॉर्म में कोड लिखते थे। तो इसी तरीके से हमारा एक डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस से हम लोग डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपको डेटाबेस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, या मतलब कोई भी इसके साथ डेटा को स्टोर कराना है, अब जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज बनाई गई है, मार्केट में है, जो क्या काम करती है, इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कराने का काम करती है। तो जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है वो कौन सी है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली क्या करेगी, हमारे डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगी। ठीक है भाई, MySQL जो किसको समझती है, सिर्फ SQL लैंग्वेज को समझती है। तो और हम लोग डायरेक्टली MySQL से क्या नहीं कर सकते, मतलब इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इस SQL की हेल्प लेंगे, और इसी SQL लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग डेटाबेस के अन्य डेटा को स्टोर कराएंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे। जो भी काम करना है किसकी हेल्प से करेंगे, SQL की हेल्प से। तो SQL क्या है, तो क्या हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, STRUCTU स्ट्रक्चर्ड QUE क्वेरी। बोलो भाई। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, ये लिंक्डइन हो गया, सबका डेटाबेस अलग अलग है। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि इंस्टाग्राम का डेटा आपको उसमें मिल रहा है, लिंक्डइन डेटाबेस में मिक्स हो जाएगा, सबका अलग अलग डेटाबेस होता है, और तभी तो हम लोग डेटा को अलग अलग। आप सपोज करो आपकी आपने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई हुई है, क्या इंस्टाग्राम आईडी से आप लिंक्डइन कर लोगे लॉगिन, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका डेटाबेस अलग है, उसका डेटाबेस अलग है, क्रेडेंशियल ही नहीं मिलेंगे आपको वहां से लॉगिन करने के लिए। वो क्या करेगा, जैसे लॉगिन आपने पासवर्ड डाला तो पहले मैच करेगा ना कि वो यूजर ऑलरेडी उस डेटाबेस में है या नहीं है, अगर है तो परमिशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो डेटाबेस ही मैच नहीं करेगा तो डेटा कहाँ से लेकर आएगा, आपको मैच कहाँ से कराएगा। तो हर जितने भी आपने बोला वो सबका डेटाबेस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। तो किसकी हेल्प लेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट यहाँ तक भाई किसी को ऑनलाइन? नहीं सर। ओके गुड। तो चलो हम लोग फिर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं इसको रन करता हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL। देखो MySQL क्या है, MySQL इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम है ये जो डेटा को किसकी फॉर्म में करता है, रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और MySQL क्या है, आपका एक ओपन सोर्स है, साथ के साथ MySQL फ्री है। MySQL इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन, मतलब इसको आप छोटी एप्लीकेशन हो या बड़ी एप्लीकेशन, दोनों तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ के साथ MySQL इज वेरी फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल एंड इजी टू यूज। इसके बाद MySQL इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब जानते हो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो, चाहे आपका विंडो हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे मैक हो, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। साथ के साथ MySQL इज क्या लिखा है, कंप्लायंट विद ANSI SQL स्टैंडर्ड, तो इसको सपोर्ट करता है ये।
साथ के साथ MySQL का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब आया था, 1995 में। और MySQL इज डेवलप्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन। तो इसमें जो भी कुछ चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ये लोग, अपडेट को कौन करता है इसको हैंडल, Oracle कॉर्पोरेशन अब हैंडल करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें हु यूज MySQL, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं या ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो MySQL डेटाबेस को यूज करती हैं। तो देखो कौन कौन सी, जैसे फेसबुक की बात करें हम लोग, अगर ट्विटर की बात करें, booking.com वेबसाइट्स हैं, या उबर हो गया, गिटहब हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या करते हैं, MySQL डेटाबेस को यूज करते हैं। साथ के साथ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जैसे वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट हैं, ये भी किसको यूज करती हैं, MySQL डेटाबेस वगैरह यूज करती हैं। उसके बाद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेब डेवलपर्स, आज के टाइम पे जितने भी डेवलपर्स हैं मैक्सिमम अमाउंट में देखा जाता है तो MySQL डेटाबेस ही यूज करना सपोर्ट करते हैं, जहां पे बात आती है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड केस में तो वो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड की, तो उस केस में सबसे पहले कौन सा आता है, हमारा MySQL डेटाबेस आता है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज RDBMS। मतलब RDBMS मतलब क्या होता है, RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनल का मतलब कि अगर सपोज करो मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराना है किसी डेटाबेस के अंदर, तो वो जितने भी फील्ड्स होंगे वो किसको करेंगे, रिलेट स्टूडेंट को। स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी होगा वो किसको करेगा, एक रिलेटेड करेगा। तो ये डेटाबेस जो होता है वो हमेशा रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इसके साथ साथ RDBMS इज द बेसिक फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेसेस, जैसे MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। RDBMS uses SQL query to access the data in the database। अभी बताया मैंने आपको कि अगर आपको MySQL जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये, अगर आपको डेटाबेस के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, SQL क्वेरी आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो आपको क्रेडेंशियल देगा डेटाबेस से एक्सेस करने की, अदरवाइज ये मना कर देगा। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस टेबल। तो आपको पता है कि टेबल क्या है, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो। सबको पता है कि जो टेबल है हमारा वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, और इसमें क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स एंड रो होते हैं। तो कॉलम्स होल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल, एंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें या फिर रॉ बोले उसे, ईच इंडिविजुअल एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन टेबल। सो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर टेबल की देखें, तो यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, सिटी एंड कंट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये कहलाएंगे हमारे कॉलम कहलाएंगे। एंड उसके बाद ठीक है, द कॉलम इन द कस्टमर टेबल्स above are customer ID, customer name, customer number, city and country. The table has 3 records, 1, 2 and 3। ये रिकॉर्ड जो है ये क्या कहलाएंगे, हमारे रो कहलाएंगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, बेसिक सी चीजें हैं हमारी। यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन? यस सर। चलो इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। अ रिलेशनल डेटाबेस डिफाइन डेटाबेस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मतलब कि अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो उन दोनों टेबल्स को आपस में किस तरीके से रीड करेंगे। जैसे लुक एट द फॉलोइंग 3 टेबल्स, कस्टमर, ऑर्डर एंड शिपर फ्रॉम द इंडिया डेटाबेस। जैसे कस्टमर टेबल एक टेबल है हमारी, दूसरा एक ऑर्डर टेबल, एंड इसके बाद एक और टेबल है हमारी, वो कौन सी टेबल है, शिपर टेबल। ठीक है, ये शिपर टेबल है। तो अब यहाँ पे टेबल जो है वो कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, तो इन दोनों को आपस में किसके थ्रू हमने लिंक किया हुआ है, कस्टमर आईडी के थ्रू।
कि कस्टमर ही क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक उस टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड क्या नहीं होगा, फिल नहीं होगा। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर टेबल्स एंड ऑर्डर टेबल इन कस्टमर आईडी। तो दोनों टेबल का जो रिलेशनशिप है किसकी बेस से बना हुआ है, आईडी की बेस पे। तो ये कहलाएगा हमारा रिलेशनल डेटाबेस, है ना। क्योंकि जितनी भी आप टेबल्स बनाओगे वो हर एक टेबल किसी न किसी टेबल से क्या बनाएगी, एक ना एक रिलेशन बना के रखेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल और शिपर टेबल, तो यहाँ पे देखो शिपर आईडी क्या है, एक रिलेशन क्रिएट कर रही है इन दोनों टेबल्स के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब कैसे बनाते हैं रिलेशन वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस का मीनिंग क्या निकल के आता है। ठीक है, तो जितने भी हम लोग यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे वो हर एक टेबल दूसरे टेबल के साथ क्या करेगी, क्रिएट रिलेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, चलो तो उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल इज यूज्ड टू इंसर्ट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड। ठीक है, बताया था मैंने आपको कि एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या कर सकती है, डेटाबेस से डेटाबेस के रिकॉर्ड को में इंसर्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है, अपडेट कर सकती है। और तो हाउ टू यूज एसक्यूएल, तो सबसे पहले एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल। तो आपको जैसे ही सपोज करो कि एक कस्टमर नाम की टेबल है और उसमें से मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं, तो हमको इस तरीके से क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। तो सीखेंगे हम लोग किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। बट जैसे लिखा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल्स के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे क्या करो, मुझे लाके वापस कर दो, ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो कीप इन माइंड एसक्यूएल कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, सेलेक्ट इज सेम एज। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर में मैंने सेलेक्ट लिखा है और आपने स्मॉल में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो एसक्यूएल जो क्वेरी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहो तो इसको स्मॉल में लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको कैपिटल में लिख लेते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी मशीन में हम लोग माइस्क्यूएल को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको करते हैं इंस्टॉल, देन हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है MySQL। ठीक है, तो जैसे हम लोग mysql.com पे जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स पे एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर आपको स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ लिख रहा है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड, उस पर क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है पेज और सबसे पहले यहाँ देखो लिख रहा है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद लिख रहा है ना आपको विंडोज 64 बिट या 82 बिट 32 बिट, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे फिर से आपको करना है स्क्रॉल एंड यहाँ लिखा हुआ नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा डाउनलोड, मतलब MySQL डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MySQL स्टार्ट होगा डाउनलोड होना। ये कर लीजिए आप लोग, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, MySQL टाइप करता हूँ MySQL एंड यहाँ पे शेल ओपन कर लेंगे हम लोग, MySQL शेल। वर्क बेंच पे बाद में काम करेंगे, पहले शेल पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हो MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट आ रहा लिखा हुआ, MySQL कमांड लाइन है ना, इस पे क्लिक करो। बिल्कुल, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे ये आपको परमिशन नहीं देगा एक्सेस करने की, इसीलिए पासवर्ड हम लोगों ने सेम रखा हुआ है, मेरा भी रूट ही है ROOT और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज का साइज में 24 कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो
तो सबसे पहले जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो हमको बताया जा रहा था कि ये हमको एग्जांपल के फॉर्म पे कुछ डेटाबेसेस कराता है प्रोवाइड, जिसपे हम लोग अपनी क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो कैसे पता लगाएंगे कौन कौन से डेटाबेस हैं? तो आपको कमांड लिखनी है सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस, और लास्ट में आपको देना है सेमीकोलन। लास्ट में क्या लगाना आपको? सेमीकोलन, और एंटर मारेंगे जैसे आप, यहाँ पे देखो दिखाएगा डेटाबेसेस। तो मेरे तो पहले से बने बनाए डेटाबेसेस हैं, तो आपके में कौन कौन सा आएगा? एक सिस आ रहा होगा, एक शकीला आ रहा है, और एक वर्ल्ड आ रहा है, और मेरे वाले में MySQL तो आ कुछ रहा भी नहीं आया सर। है भाई। सर कुछ मेरे में नहीं भी आया कुछ सर, ऐसा मेरे वाले नहीं है। क्या कह रहे हो? सर मेरे वाले में तो कुछ भी नहीं आया। एक भी नहीं आया डेटाबेस? यस सर। सर नहीं, एक तो वर्ल्ड आ रहा होगा, सिस आ रहा होगा, शकीला आ रहा होगा, और सर MySQL। वो सर कुछ भी नहीं आया। सर इसमें चार तो एरर डेटाबेस दिखा रहा है मेरे में भी। अरे हाँ। मैंने सेमीकोलन ले लिया। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे वर्क बेंच। तो MySQL, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है MySQL वर्क बेंच 8.0 और CE, है ना? तो MySQL वर्क बेंच, इसको ओपन कर लो आप। ओपन कर लेता हूँ वर्क बेंच को। ये आ गया इस तरीके से। तो यहाँ देख रहे हो आप, देखो यहाँ देखो आप, ये आ रहा होगा, एक लोकल इंस्टेंस आ रहा है। इस लोकल इंस्टेंस पे जैसे क्लिक करो आप, तो क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको पता है, रूट पासवर्ड है हमारा, ROOT रूट। और आप चाहो तो इसको क्या कर लो, सेव भी कर लो। मैं सेव कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ओके करता हूँ, तो अगर ठीक होगा सब कुछ तो देखो ये ओपन कर लेगा। रिस्टोर वर्क स्पेस, मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी। ठीक है, तो ये देखो GUI है इसका। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके अपना डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेटाबेसेस कितने हैं हमारे, तो ये डेटाबेसेस है हमारे, ये क्वेरी है, व्यू, एडिट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले किस पे काम करना शुरू करते हैं? अभी हम लोग कमांड लाइन पे काम करेंगे। ठीक है, तो कमांड लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लिखना सीख जाएंगे, और साथ साथ क्वेरी हमको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्या करेगा, हमको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो बाद में इसको हम लोग देखेंगे। इसको कर देते हैं हम लोग अभी, इसका कुछ काम है नहीं। वैसे ये इजी भी है, वर्क बेंच जो है ना हमारा थोड़ा सा इजी है। तो पहले हार्ड वाला कर लेते हैं, फिर इजी वाला करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो पहले कमांड क्या देखी हम लोगों ने, सो डेटाबेसेस। इससे क्या मिल जाते हैं हमको, जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे इस MySQL के अंदर वो देखने को मिल जाएंगे। अब आप किस डेटाबेस पे काम करना चाहते हो? जैसे मैं काम करना चाहता हूँ, इस शकीला वाले पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इसको यूज शकीला, SAKILA। सो यूज शकीला लिखा हम लोगों ने, एंड एंटर मारा जैसे, तो ये तो क्या दिखा रहा है, डेटाबेस चेंज। तो अभी किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, शकीला वाले पे काम कर रहे हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि शकीला डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। हमको तो नहीं पता भाई कितनी टेबल्स हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, सो टेबल्स। तो सो टेबल्स करोगे, जैसे आप एंटर करोगे, ये देखो इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, ये सारी टेबल्स। एक एक्टर है, एक्टर इन्फो, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर, है ना, कस्टमर लिस्ट, फिल्म, फिल्म एक्टर, ये सारे के सारे टेबल्स हैं। ओके, दोबारा लगा दो सेमीकोलन, एंटर मार दो, सेमीकोलन लगा के एंटर मार दो। हाँ, तो सेमीकोलन लगा के एंटर मार दो ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारी टेबल्स हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि इस टेबल के अंदर कौन सा डेटा रखा, मतलब कितना डेटा रखा हुआ है। तो आपको याद होगा, तो मैंने एक कमांड दिखाई दी आपको पीपीटी के अंदर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो वो कमांड चलाते हैं हम लोग एक बार, फिर देखते हैं कि हमको क्या डेटा मिलता है। तो फिलहाल मुझे किस में देखना है, ये कंट्री का देख लेते हैं, या कस्टमर देख लेते हैं। चलो कस्टमर टेबल है ना, तो इस कस्टमर टेबल करेंगे टारगेट। तो कमांड चलानी है आपको, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
कस्टमर। तो सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, किससे, कस्टमर टेबल से। तो जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो जितने भी डेटा होंगे देखो इस कस्टमर टेबल के अंदर वो हमको सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सर ये हमारे में भी होंगे? हाँ भाई, कितने डेटाबेस है। तो ये रिकॉर्ड्स कितने दिखा रहा है हमको, हाँ 599 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। ये दिखाया ना को नीचे 599 रोज इन सेट, ये रिकॉर्ड्स। सर एक बार वो बताना, यूज शकीला के बाद क्या करना था डेटाबेस चेंज के यूज बाद? शकीला के बाद आपको करना था शो टेबल्स। सर एक बार स्टार्टिंग से ही दिखा दो सर एक बार। शो टेबल्स। हाँ शो टेबल्स और सेमीकोलन लगाना है आपको। अच्छा आ गया सर, आ गया। कस्टमर, हाँ। आप उसके बाद आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो टेबल का नाम है वहाँ पे। स्टार। ठीक है, अभी देख रहे हो जो टेबल जो है हमारा डेटा इस तरीके से आ रहा है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है और हम लोग सही से नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। अभी देखो मुझे ये नहीं पता कि फील्ड कौन कौन से, पता है फील्ड आपको इस टेबल में कौन कौन से फील्ड है। तो अगर आपको फील्ड पता करना है ना कि किस टेबल में कौन सा फील्ड है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है यहाँ पे DESC, डिस्क लिखना है आपको और टेबल का नेम CUSTOMER, कस्टमर। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो एक बार। अब ये लिखना है DESC और कस्टमर, कस्टमर है ना टेबल का नाम। और जैसे ही आप एंटर मारेंगे यहाँ पे तो ये इसकी टेबल है, देखो मतलब ये रो है इसकी। पहले देखो कौन कौन से हैं, कस्टमर आईडी है, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आईडी, एक्टिव, क्रिएट, डेट और लास्ट अपडेट, मतलब कब उसने अपडेट किया वो। तो ये कुछ फील्ड बना रखे हैं इनमें, है ना। प्राइमरी की क्या है देखो इसमें, ये की है हमारी, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आके दे दिया। तो इसके लिए कमांड के चले हम लोगों ने DESC, डिस्क्रिप्शन, किसका देखना डिस्क्रिप्शन, जो भी जिस टेबल का भी आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो वहां पे उसका टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 कमांड चलाए। तो मैं चारों कमांड एक बार आपको वहां पे दिखा देता हूँ पेंट पे लिख के, ताकि आपको याद हो जाए, कहीं नोट कर लो फिर सही से। ठीक है, तो पहली कमांड मैंने आपको बताई थी भैया अभी कि अगर आपको डेटाबेस शो करना है तो पहली कमांड थी शो डेटाबेसेस। तो इससे क्या मिल जाएंगे आपको, जितने भी डेटाबेसेस हैं उसके अंदर वो देखने को मिल जाएंगे। सर ये केस सेंसिटिव होती है? है भाई, केस सेंसिटिव होती है? समझा नहीं मैं। सर जो ये आप कमांड जो लिखवा रहे हो ये केस सेंसिटिव है? नहीं नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है भाई, तो मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, अगर आप कोई किसी पार्टिकुलर डेटाबेस को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, यूज एंड यहाँ पे डेटाबेस का नेम, यूज और डेटाबेस नेम, है ना, डेटाबेस का नेम। उसके बाद थर्ड कमांड चलाई थी हम लोगों ने कि अगर आपको टेबल्स शो करनी है सारी तो क्या करेंगे, शो टेबल्स कमांड चलानी थी, तो इससे सारी टेबल देखने को मिल जाएगी हमको। फिर फोर्थ कमांड चलाई थी हम लोगों ने कि अगर आपको इस टेबल से, मतलब किसी टेबल का सारा डेटा अगर आपको शो करना है तो उसके लिए क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, है ना, ये कमांड थी। फिर फिफ्थ कमांड कौन सी हमने एग्जीक्यूट की थी भाई लास्ट में, अगर आपको स्ट्रक्चर चेक करना है किसी टेबल का तो उसके लिए कमांड थी DESC और यहाँ पे टेबल नेम, जिसका भी आपको डिस्क्रिप्शन देखना था, टेबल नेम। ये हम लोगों ने 5 कमांड अभी तक एग्जीक्यूट किया। ठीक है,
यहाँ तक किसी को डाउट? आगे करें, यहाँ से आगे। सर हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो कि कभी तो ये पता लग गया ना कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल को। अभी हमने देखा भी कि अगर किसी टेबल से रिकॉर्ड को फैच करना है तो हम लोग यूज करते थे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल का नेम। इसके बाद जो कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट कमांड है एसक्यूएल के अंदर, वो कमांड्स देख लीजिए। सबसे पहले कमांड क्या है? सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। कि अगर आपको डेटाबेस से कोई डेटा फैच करना है तो उसके लिए यूज करेंगे हमेशा हम लोग सेलेक्ट कमांड। दूसरी कमांड है हमारी अपडेट कमांड। अपडेट डेटा इन डेटाबेस। कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को अपडेट करना है तो यूज करेंगे हम लोग अपडेट कमांड। उसके बाद है डिलीट कमांड। अगर आपको डेटाबेस से किसी डेटा को रिमूव करना है तो यूज करेंगे हम लोग डिलीट कमांड। इसी तरीके से एक कमांड है हमारी इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। कि अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना है डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए कमांड कौन सी यूज करेंगे हम लोग? इंसर्ट इनटू। इसी तरीके से क्रिएट डेटाबेस कमांड। कि अगर आपको कोई नया डेटाबेस करना है क्रिएट तो हम यूज करेंगे क्रिएट डेटाबेस कमांड। इसी तरीके से अल्टर डेटाबेस, मॉडिफाई अ डेटाबेस। मतलब अगर आपने डेटाबेस को कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, जैसे नाम गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग अल्टर कमांड का। इसी तरीके से अल्टर क्रिएट टेबल, नई टेबल बनेगी हमारी। अल्टर टेबल, मॉडिफाई अ टेबल, ड्रॉप टेबल, डिलीट अ टेबल, क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स या सर्च की बनाने के लिए यूज करेंगे हम लोग इंडेक्स का यूज करेंगे। उसके लिए ड्रॉप इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स में क्या करना है, रिमूव करना है, तो यूज करेंगे हम लोग ड्रॉप। तो ये कमांड्स हैं, इसको हम लोग बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सेलेक्ट कमांड कैसे यूज करते हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट टेबल। ये सारी की सारी कमांड हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसको लेके? सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। और ये कमांड ना आप घर जाके एक बार घंटा लगा लेना, मतलब देख लेना या पढ़ लेना, रट्टा मारना बोलते हैं उसे वैसे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है इसमें MySQL सेलेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। कि अगर डेटाबेस से आपको किसी डेटा को सेलेक्ट करना है तो यूज करेंगे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट। द डेटा रिटर्न्स इन स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड एज रिजल्ट सेट। तो जो डेटा हमको मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? रिजल्ट सेट बोलेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? देखो सिंटैक्स इसका, सेलेक्ट लिखना है आपको, कॉलम नेम मतलब जितने भी कॉलम्स आपको गेट करने हैं उस टेबल में से वो लिख देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम। अब यहाँ पे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 आर द फील्ड नेम ऑफ द टेबल यू वांट टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम। तो उस टेबल से जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कॉमा से लगा के कॉलम फैच कर लीजिए। और इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल फील्ड अवेलेबल इन द टेबल यूज, अगर आपको सारे के सारे फील्ड चाहिए तो ये यूज कर लीजिए आप एस्ट्रिक सिंबल का। तो एस्ट्रिक से सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आपको पार्टिकुलर फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम देना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम लोग तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, अब हमको पता है कि यहाँ पे देखो हमारे टेबल में से ये सारे फील्ड हैं। अब मुझे सिर्फ क्या क्या गेट करना है? उसका फर्स्ट नेम गेट करना है और ईमेल गेट करनी है। दो फील्ड चाहिए मुझे बस, फर्स्ट नेम और ईमेल। तो चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कमांड चलाएंगे। देखो सेलेक्ट क्या चीज, यहाँ पे पहले मैं ले रहा हूँ ईमेल, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम, किससे भाई? कस्टमर टेबल। ऐसे तो बताया था, आप सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम को, ईमेल को, किस टेबल से? कस्टमर टेबल से। बस जैसे ही आप हाँ जी स्पेस दो सही रहेगा, नहीं दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन दे दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, रीडेबल फॉर्मेट हो जाएगा ना हमारा ये। और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक नाम और एक ईमेल।
रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है इसके अंदर यार। ऐसा लगता है कि हैकर है हम लोग थोड़ी देर के लिए। अरे हमारे नहीं ना बने बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या मिल गया हमको, नेम मिलेगा सारे के सारे, और क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, उसकी ईमेल आईडी मिलेगी। इस तरीके से हम लोग एक कंप्लीट टेबल के अंदर से कुछ कॉलम्स का रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, गेट कर। जितने भी चाहिए आपको, एक कॉलम का चाहिए तो एक कॉलम, दो का चाहिए दो कॉलम, तीन का चाहिए तो तीन कॉलम। इजी कमांड एकदम। चलो सेम। अब देखो कहीं भूल भी जाते हो तो देखो पीपीटी आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट डाउन कर लेना किसी भी कॉपी में, वहां से फिर आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक कमांड होती है हमारे पास, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट काम करती है कि द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब डिफरेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई मुझे ना वो सिटी ऐड करके दो जो बंदे अलग अलग सिटी से आए हैं। तो अलग अलग सिटी से आए मतलब डुप्लीकेट सिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 बंदे दिल्ली के हैं तो एक ही दिल्ली मिलना चाहिए मुझे, 4 बंदे हरियाणा से तो एक ही बंदा मिलना चाहिए हरियाणा का, पंजाब से हैं तो एक, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं कैसे यूज करूंगा देखो, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको यूज करते हैं। कमांड हमारी ये रहेगी, सेलेक्ट, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट, स्पेलिंग सी होनी चाहिए बस, DISTINCT। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं स्पेलिंग, DISTINCT, ठीक है। और एंटर करेंगे देखो हम लोग इस पे, तो एंटर करेंगे, देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू है या नई वैल्यू है सारी। सारे के सारे यूनिक है, मतलब यूनिक है, सेम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो नहीं मिल रही है। तो मेरे पास साथ कुछ टेबल्स होंगी, मैं उसमें से ये दिखाता हूँ करके आपको ना। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ चलिए फिर ऐसा करेंगे ना हम लोग, अब जब खुद का अपना कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक खुद की टेबल करेंगे क्रिएट, तो वहां पे हम लोग इस क्वेरी का यूज करके देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे नेक्स्ट है देखो वेयर क्लॉज का यूज। मतलब वेयर का मतलब अगर आपको कंडीशन के बेस पे किसी रिकॉर्ड को फैच करना है, कंडीशन के बेस पे मतलब कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो बंदा दिल्ली से बिलोंग करता है, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम अजय है, इस तरीके से कंडीशन बेस्ड अगर आपको रिकॉर्ड फैच करने हैं, फिल्टर करने हैं डेटा को, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग वेयर क्लॉज का। द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर records. It is used to extract only those records that fulfilled a specified condition. ये वही रिकॉर्ड लाके देगा आपको जिस कंडीशन क्या करती हो, फुलफिल करती हो। सिंटेक्स क्या है इसका, सेलेक्ट लिखना है, कॉलम नेम जो भी कॉलम आपको फैच करने हो, जिस टेबल से करने, और वेयर, फिर बाद में क्या दे दीजिए यहाँ पे आप कंडीशन दे दीजिए। अब नोट आपको ये रखना है कि where clause is not only used to select statement, it is also used in update और delete statement, ठीक है। तो हम लोग इस where clause का यूज select के साथ नहीं, साथ के साथ update और delete के साथ भी कर सकते हैं। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको किसके साथ, select के साथ, देन बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, और जैसे सपोज करो मैं इसका ले लेता हूँ WAD, वेड नाम का एक बंदा है, मुझे वो रिकॉर्ड की जिसका नाम क्या है, वेड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, या ऐसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम और ईमेल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर
WHERE, where first name, first FIR, first underscore name इक्वल टू क्या आ रहा है, वेट, WADE, वेट। ठीक है, इस तरीके से तो कंडीशन दे दी ना हम लोग यहाँ पे, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वेट। एंटर मारते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है जिसका नेम क्या है, वेट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि AUSTIN, ऑस्टिन दे दिया तो यहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगा हमको सिर्फ ऑस्टिन का। तो कंडीशन के बेस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन?